स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने टीचिंग पॉइंट पर जुड़ रहे हैं। 11th केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 11th केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ द chemical combinations. Chemical combination लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन से हम लोग जुड़ेंगे। यह इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको कि बताना बहुत ही जरूरी है। हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, एट द ड्यूरेशन टाइम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु में क्षति होती है, न उनकी मात्रा बढ़ती है, बल्कि ये नए सिरे से अरेंजमेंट होते हैं। जैसे मान लिया जाए C+O2 CO2, फंडामेंटल यूनिट तो वही है, केवल नए सिरे से अरेंजमेंट हुआ है। फंडामेंटल यूनिट तो वही है, कार्बन है, O2 है, O2 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। When carbon react with the oxygen, after then carbon dioxide is formed. तो आप देखा जाए कार्बन यहाँ पर 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी के 32, कार्बन 12 32, 44 यूनिट। देखिए दोनों में सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is equal to the sum of the mass of the products are equal. रासायनिक अभिक्रिया में यह देखा गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और रासायनिक संयोग के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें हम लोग यह ध्यान देखेंगे कि सूत्र कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके थे लॉ ऑफ द, 9th क्लास में भी पढ़े थे लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस। वहां पढ़े थे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ द मास। हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है, हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। पहले मैं इसको बता रहा हूं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, मान लिया जाए कोई एलिमेंट A है, कोई एलिमेंट B है, दोनों मिलकर AB बन रहा है। ये दोनों आपके रिएक्टेंट हुए और ये आपके प्रोडक्ट हुए, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो सम ऑफ मास ऑफ A एंड B इज इक्वल टू द मास ऑफ AB। कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा गया है कि A और B का जो मास का योग होगा वह AB के मास के बराबर होगा। जैसे मैंने बताया था C+O2 और CO2 का एग्जाम्पल लेकर बताया था। तो ये उसका एक मैंने बेसिक फॉर्म बताया कि आखिर आप कहेंगे कि भाई किसका मास, रिएक्टेंट कौन होता है, तो A और B आपका रिएक्टेंट है, AB आपका प्रोडक्ट है। उसमें C और O2 रिएक्टेंट था और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट था। तो रूल ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन में मैं पहला बता रहा हूं, लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास।
लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास। लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम, जैसे मान लिया जाए कोई भी रिएक्टेंट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भाग लेते हैं और वह चाहे किसी भी स्रोत से क्यों नहीं लाया गया हो। जैसे मान लिया जाए एथेन, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वह ऑक्सीजन से संजोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। चाहे वो मेथेन है, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, जो भी हो हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मान लिया जाए एथेन ऑक्सीजन से संजोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और हीट भी बनाता है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने का कोशिश करें। तो बैलेंस करने का कोशिश मतलब कार्बन यहाँ पर 2 है और कार्बन यहाँ पर 1 है। तो भाई अगर इस यहाँ पर 2 लिखते हैं चाहे यहाँ पर 2 लिखते हैं तो उस मल्टीपल में दोनों तरफ देखना होगा, कार्बन की संख्या बराबर होती नहीं है। अगर यहाँ पर 2 देते हैं तो कार्बन कितना हो गया आपका 4, इधर कार्बन आपका 2 है। इसके लिए हमको यहाँ पर अगर देते हैं 4 तो 4 कार्बन हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 4 दूनी के 8 ऑक्सीजन। 4 दूनी के 8 ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पर 6 दे देते हैं तो 8 6 14 ऑक्सीजन हो गया। 8 6 14 ऑक्सीजन हो गया और 7 कर दीजिए ऑक्सीजन, तो 14 ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करके देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया आपका 6 और ऑक्सीजन हो गया 14। 14 6 20 4 24। इधर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी के 8 और यहाँ 6, ऑक्सीजन हो गया 14 और हाइड्रोजन कितना आपका हो गया 6 दूनी के 12। हाइड्रोजन यहाँ भी आपका 12 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 12, हाइड्रोजन यहाँ भी 12। तो कितना हो गया 4 2 26, 4 30 यूनिट हो गया। इधर भी आपका हो गया 30 यूनिट। देखिए इसका प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास। ये कांस्टेंट मास में ही ये सारे पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। यहां देखना है कि यहां पर एथेन का कितना मोल है। एथेन का कितना मोल है, सबसे पहले हमको यह देखना है कि एथेन का कितना ग्राम यहां पर काम कर रहा है, कितना मोल काम कर रहा है। तो यह इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका आप एथेन के मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास कितना इसका होगा C2H6। कार्बन का होता है 24, और हाइड्रोजन का होता है, कार्बन का 12 12 दूनी के 24, ये हो गया 6, ये आपका हो गया
6 30 हो गया। ये आपका हो गया 30 ग्राम। 30 ग्राम कार्बन का 1 मोल होता है। यहां पर एथेन का 2 मोल है। एथेन का यहां पर 2 मोल है। तो हम लोग इसके मोलर मास से अगर हम भाग देते हैं, C2H6 मोलर मास कितने मोल है इसके, तो जितना क्वांटिटी इसका उपलब्ध है उसमें 1 मोल के मास से हम भाग देंगे, फिर वही काम इसके साथ करेंगे, फिर वही काम इसके साथ, फिर वही काम इसके साथ। इस प्रकार से हमारा दोनों तरफ का जो मास मोलर होंगे वह सेम आपके आएंगे, दोनों तरफ के आपके सेम आएंगे। आप सबसे पहले मोलर मास अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मास ऑफ 1 मोल इज द कॉल्ड मोलर मास। जैसे मेथेन के कोफिशिएंट में लेफ्ट साइड में देखा जाए कहीं कुछ नहीं है, तो इसको 1 मोल मानते हैं। तो 1 मोल कितना ग्राम हो गया कार्बन, और इधर हो गया 4 16 ग्राम। अगर आपका नमूना मेथेन का दिया गया है 128 ग्राम, तो 128 ग्राम मेथेन में इसके कितने मोल होंगे? 128 ग्राम मेथेन में कितने मोल होंगे, इसमें क्या करेंगे 16 से हम भाग दे देंगे। जो 16 से भाग देंगे जो आंसर आएगा वह आपका कहलाएगा मोल में कहलाएगा 16 भागा 28। 8 बार में खिलाइए, 8 छक्के 48, 128। इसका कितना मोल हो गया? 8 मोल हो गया। तो मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड द मोलर मास। तो लॉ ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मास, एक कांस्टेंट मास में कंपाउंड के रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं और उसको जैसे भी अभी क्रिया कराया जाए लेकिन कंपाउंड बनना चाहिए, तो उसके मास एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शंस, दूसरा है लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शंस। 2 नंबर में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शंस। यह रूल खासकर कंपाउंड के लिए है। ये रूल खासकर कंपाउंड के लिए है। जैसे मान लिया जाए वाटर एक कंपाउंड है, वाटर जो है कंपाउंड है। वाटर को आप किसी भी स्रोत से लाइए, मान लेते हैं आपने सी से लाया, आपने रिवर से लाया, आपने ट्यूबवेल से लाया, आपने ट्यूबवेल से जल को लाया, 3 जगह से आपने जल का नमूना लाया और इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो भाई इसका सूत्र होता है H2O H2O H2O। जब तक 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक वाटर फॉर्म नहीं होगा। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक आपका वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो अनुपात के हिसाब से 1:2, 1:2, 1:2। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई? 1 यूनिट। 2 हाइड्रोजन है 2 यूनिट मास के हिसाब से। 1:16, 1:16, 1:16।
हाइड्रोजन का 2 भाग, एक हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, हाइड्रोजन का 2 भाग हुआ आपका, ऑक्सीजन का 1 भाग हुआ, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो 1/8, 1/8, 1/8 भार के हिसाब से 1/8 हुआ। तो जल को किसी भी स्रोत से आप लाइए, जल को आप किसी भी स्रोत से लाइए, उसका रेशियो वही मिलेगा। चाहे आप आर्टिफिशियल लैब में एक्सपेरिमेंट करके तैयार कीजिए, झरना से लाइए, नदी से लाइए, तालाब से लाइए, पोखर से लाइए, हिंद महासागर से लाइए, कहीं से भी लाइएगा तो उसमें रेशियो आपका वही देखा जाएगा। मान लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपने फ्यूल्स को जलाया, एलपीजी से आपने जो जला, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा किए। फिर आपने मान लेते जो परंपरागत चूल्हा है, कॉन्वेंशनल फर्नेस है, उससे मैंने, या बर्निंग ऑफ द वुड, बर्निंग ऑफ वुड से भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और किसी अन्य सोर्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, किसी भी स्रोत से आप लाइए, किसी भी चीज को जलाकर, किसी भी फ्यूल्स को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को आप इकट्ठा कीजिए। तो कार्बन का 1 अनुपात है, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1 अनुपात, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 32, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32। 4 तिया 12, 4 32, 4 तिया 12, 4 32, 4 तिया 12, 4 32, 3/8, 3/8, 3:8, 3:8। इस अनुपात से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है। ये हो गया लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। एक और मैं बता रहा हूं, इसका 5 रूल्स है। लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तीसरा, लॉ ऑफ द मल्टीपल। इसमें क्या होता है, इस कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहता है और दूसरे का इंक्रीज होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से संयोग करता है, तो बनता है 6 2 8 28 ग्राम बनता है। तो ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम। अब 12 आपका इसका हुआ। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा करते हैं, तो कार्बन का 12 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम, ये हो गया आपका 44 ग्राम। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन इसका मल्टीपल हो रहा है। यहाँ 16 यूनिट था, यहाँ 32 यूनिट है। इसको कहते हैं मल्टीपल, लॉ ऑफ द मल्टीपल कॉम्बिनेशंस रूल्स। अब लीजिए वाटर का, लीजिए H2O, एक लीजिए H2O2, ये हो गया वाटर, ये हो गया हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और पेरोक्साइड। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। देखिए यहां भी आपका मल्टीपल है। क्या मल्टीपल है? हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, लेकिन ये मल्टीपल में जा रहा है। तो इस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मल्टीपल रूल को सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज मैंने कॉन्सेप्ट में 3 रूल बताया, कल पुनः 2 रूल बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा
मुझे प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।